एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे रामनवमी त्योहार की। रामनवमी में इन 10 दिनों में किन राज्यों में क्या अपडेट आई ये आपको बताएंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जब कोई बड़ा फेस्टिवल आता था तो हम अगले दिन अखबारों में पढ़ते थे कि किस शहर का फेस्टिवल सबसे अच्छा गया है, किसको क्या इनाम मिला है, कौन आगे निकला है, किसने कितनी अच्छी झांकी निकाली, किसकी रैली अच्छी थी। लेकिन आज के वक्त में ऐसा हो गया है कि हम ये देखते हैं अखबारों में कि आखिर किस शहर में किस तरह की हिंसा भड़की और क्या मामले सामने आए हैं। इसी तरह का कुछ अपडेट रामनवमी को लेके है। सबसे पहले बात करेंगे हम करौली राजस्थान की। आपको पता है कि करौली राजस्थान में जब हिंसा हुई थी 2 अप्रैल को, तभी मैंने ये न्यूज अपडेट किया था। वहां पे काफी बड़े दंगे फैले थे, लोग जो हैं एक दूसरे को मार रहे थे और वहां पर पत्थरबाजी हुई, मस्जिदों के सामने नारेबाजी हुई, हिंसा के भड़काऊ नारे दिए गए। मस्जिदों के पास रोक कर वहां पर जय श्री राम के नारे के साथ ये कहा गया कि टोपी वाला सर झुकाएगा तो क्या क्या करेगा एक्सेट्रा। उसकी वजह से काफी वहां पर हिंसा हुई। उसके अलावा आप चलते हैं अगले शहर में। अगला शहर है गुजरात। गुजरात के हिम्मतनगर में खंबाटा में ऐसा मामला आया। हिम्मतनगर खंबाटा में, जहां पर मस्जिदों के सामने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। फिर अगला प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा भड़की और वो भी खास मेन रामनवमी के दिन यानी कि परसों। हिंसा की काफी तस्वीरें सामने आई, जिसमें लोग जो है मस्जिदों के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए, झंडा फहराते नजर आए, मस्जिदों पे झंडा लगाने की कोशिश की। और वहां के हालात इस टाइम काफी गंभीर हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कर्नाटक की। कर्नाटक के गुलबर्ग और रायचूर में भी ऐसा ही मामला देखने को सामने आया। चलते हैं बिहार के वैशाली में, जहां पर बिहार की वैशाली में और मुजफ्फरनगर के काजी मोहम्मदपुर गांव में मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया गया और भड़काऊ नारे दिए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही है कि खैराबाद में हुड़दंग पहुंचे थे और वहां पे महंत जी ने अपना बहुत ही मतलब बेहतरीन एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुसलमान की महिलाओं को घर से निकालकर बलात्कार करेंगे। ये रामनवमी के दौरान ही ये सारी चीजें हुई हैं। तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं हो गए। उसके बाद एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल में आने वाला एक राज्य है गोवा, जहां पर नमाज पढ़ते में नमाजियों पर भगवाधारी ने हमला किया। तो ये सारी चीजें रामनवमी में हुई। लेकिन बावजूद इसके बात करेंगे मध्य प्रदेश की। सभी जगह हिंसा हुई, सभी जगह लोगों ने भड़काऊ नारे दिए, आगे लगी, दुकानें जला दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश विशेष पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन में जब कल मुस्लिमों के घरों को जलाया गया, मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई, आग लगाई गई, उसमें हुआ ये कि उल्टा प्रशासन ने 70 से अधिक मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। अब आप समझिए कि किस तरह से प्रशासनिक तरीके से वहां काम किया गया कि 70 से अधिक मुसलमानों को गिरफ्तार तो किया ही गया, उनको बुरी तरीके से मारा भी गया। इतना ही नहीं, गिरफ्तार करने के बाद मारा गया, ये तो एक तस्वीर कह रही है, लेकिन उसके अलावा जो उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए उसका जवाब कौन देगा। नारे लगाती हथियारबंद भीड़ आपके मोहल्ले में आगजनी करने आए और अगर आपने उस हिंसक भीड़ को भगाने के लिए प्रतिरोध किया तो शिवराज चौहान जी के बुलडोजर अब आपके लिए तैयार है आपका घर गिराने के लिए। खैरगौन में रात पुलिस की मौजूदगी में दंगा हुआ और अब चुन चुनकर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। समझिए कि कितने बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश में काम हुआ है। सरकार कितनी एक्टिव है कि शिवराज चौहान की गैर लोकतांत्रिक पुलिस ने 24 घंटे में पता भी कर लिया कि खरगोन में हिंसा किसने की और उसे
भड़काने वाला कौन था। और जब उन्होंने पता किया तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही नजर आए, एक भी भगवाधारी नहीं था। वो एक भी भगवाधारी गुंडे पर नजर नहीं डाल सके, ना उसको ढूंढ सके। मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे लगाते भगवाधारी उनको नजर नहीं आए, पत्थर चलाते वो नजर नहीं आए। इस देश की अदालतें कहाँ हैं, कानून कहाँ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। धार्मिक रैलियां निकालना एक ऐसा रास्ता चुनना जो मुसलमान के मोहल्ले से होकर जाता है। धार्मिक रैली निकाली जाती है और फिर ऐसा रास्ता चुना जाता है जो मुस्लिम मोहल्ले से होकर जाता है। मस्जिदों के सामने जुलूसों को रोका जाता है, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं और विरोध करने पर रैली पर पथराव की अफवाह फैला दी जाती है। और इस अफवाह को इस तरीके से फैला दिया जाता है कि फिर जिम्मेदार पुलिस उस अफवाह में फैली हुई अफवाह से फौरन सीसीटीवी कैमरे से देख लेती है कि कितने मुसलमानों ने पत्थरबाजी की और उनको फौरन चुन चुन के उठा लेती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको लॉकर में ले जाती है, फिर वहां ले जाकर उनको बेहतरीन तरीके से मारती है, अपने पूरे पुरजोर ताकत से मारती है। और फिर इतने में ही नहीं दिल भरता है, इतना ही नहीं, जितना हुक्म आगे तक का है वो भी होता है। मुसलमानों की दुकानों को जला दिया जाता है और फिर उसके बाद एक बहुत अहम काम जो छूट जाता है वो रह जाता है बुलडोजर और जेसीबी का, जिससे उनके घरों को गिरा दिया जाता है। मुसलमानों के घरों को चुन चुन के गिरा दिया गया, उनके दुकानों को चुन चुन के जला दिया गया। अब समझिए कि ऐसा माहौल हो गया है कि डीजे लगाकर, माइक लगाकर पूरे समुदाय पे जो अमर्यादित टिप्पणी करता है उसके लिए किसी के मुंह से एक जबान नहीं निकली। यहाँ तक कि वो बलात्कार की बात करने वाला महंत जो कि सीतापुर खैराबाद में उसने एक भड़काऊ बयान दिया था, उसको अभी तक किसी की गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई, ना वहां पर किसी पुलिस वाले ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई। क्या अब सरकार में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो ऐसी अविवादित टिप्पणी और हेट स्पीच के मामले में लोगों की जुबान बंद कर सके? क्या अब सरकार के हाथ से सब कुछ निकल गया है? साथ ही ये सवाल भी दिमाग में आता है कि क्या देश का कोई कानून या आईपीसी और सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें लोग बता सके कि क्या बुलडोजर क्यों और किस वजह से चलाया जाता है? बुलडोजर और जेसीबी चलाने का जो ये प्रचलन है, वैसे ये उत्तर प्रदेश का दिया हुआ गिफ्ट है, लेकिन फिर भी जहां बिना न्यायालय के निर्णय के ही सीधा बुलडोजर चला दिया जा रहा है, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया ये सामने हमारे आ रही है, इसका जवाब क्या राज्य सरकार देगी? और एक प्रश्न ये भी है कि क्या राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि वो आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलवा दे? मजारों को आग, मस्जिदों पे पथराव, मुस्लिम औरतों को घर से निकालकर बलात्कार की धमकी, गरीब ठेले वाले का ठेला पलटना, ये सब कुछ आग के सामने होता है क्योंकि सब मुसलमान हैं। लेकिन पुलिस ऐसे किसी भी भगवाधारी को नहीं पकड़ पाती है, न चुन पाती है, न उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जाता है। उस हिंदू आतंकवादियों में से कितनों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मस्जिद के सामने खड़े होकर अभद्र टिप्पणियां की, बलात्कार की बात की, जिन लोगों ने बेवजह चढ़ के मस्जिदों की मीनारों पे झंडे लगाए, उनके घरों पे कितने बुलडोजर चलाए गए? ये शिवराज चौहान की प्रशासन ने अभी तक ये कहीं पर भी अपडेट नहीं किया है, क्योंकि घर तो मुसलमानों के ही चुने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जब से उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है जेसीबी से घर तोड़ने का चलन, मतलब एकदम प्रचलन में अभी आ गया है, इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो इसके बारे में हम ये बात, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि क्या सरकारें ऐसा कर सकती हैं? जो राज्य सरकारें होती हैं वो ऐसा कर सकती हैं? किस कानून के तहत कर सकती हैं? अपराध साबित होने पर क्या ऐसा किया जाता है, या बगैर अपराधी, जब तक अपराधी नहीं मिल रहा है तब तक उसका घर ही तोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है? क्या न्यायालय में अब जरूरी नहीं है किसी भी धारा को, किसी भी कानून को या किसी भी फैसले को लेकर जाना? न्यायालय अब खत्म हो चुका है। क्या न्यायालय के बस में से ये काम निकल गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में PIL लेकर जाएं या किसी तरह की कंप्लेन लेकर जाएं? क्या इस तरह की बातें अब न्यायालय से खत्म हो गई हैं? कोई कानून बुलडोजर के लिए है या नहीं? सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश
अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत होती है। इस कानून में एक धारा है जिसे धारा 27 कहा जाता है। इसके तहत ही प्रशासन को अवैध संपत्ति को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है। इस संबंध में विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नोटिस जारी कर सकते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें उनकी मदद करते हैं। इस एक्ट के मुताबिक अगर संपत्ति गिराने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है तो प्रशासन को अधिकतम 40 दिनों के अंदर संपत्ति को गिराना होता है। एक्ट ये भी कहता है कि संपत्ति गिराने का आदेश उस संपत्ति के मालिक को अपना पक्ष रखने का एक अच्छा मौका दिए बिना जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि समझिए कि जिसकी संपत्ति को गिराना है उसको अपना पक्ष रखने का, अपनी बात करने का एक मौका दिया जाएगा, उससे पहले इसको जारी नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति का मालिक आदेश के खिलाफ चेयरमैन से अपील कर सकता है। चेयरमैन उस अपील पर सुनवाई के बाद आदेश में संशोधन भी कर सकता है या फिर उसे रद्द भी कर सकता है अगर संपत्ति अवैध है तो। एक्ट में यह भी लिखा है कि चेयरमैन का फैसला ही अंतिम होगा और उसे किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आरोपी, अब सवाल एक और उठता है मेरे दिमाग में कि क्या आरोपी भर होने से ही केवल जेसीबी चलवा दी जाएगी? कोई आरोपी है, कोई चोर है, उचक्का है या कोई इस तरह का है, या किसी से किसी की हत्या ही हो गई है, अगर उससे गंभीर मसले पे बात करें तो क्या उस हत्यारे के घर पे बुलडोजर चला देना जायज है? तो मसला क्या है कि हत्या के आरोपी के मकान को ढहा देना सही कहा जाएगा कि नहीं, इस पे बात करेंगे। अगर कोई आरोपी बाद में निर्दोष साबित हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या सरकार उसको वो मकान बनाकर देती है? ऐसा भी कोई प्रावधान है? ये भी जानेंगे। प्रशासन आरोपियों की पूरी डिटेल खंगालता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हत्या या बलात्कार का आरोपी है, ऐसे में उसकी पूरी जानकारी निकाली जाती है। अगर पता चलता है कि उसने कोई अवैध निर्माण करा रखा है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है। ऐसे ही और भी जानकारियां निकाली जाती हैं। मान लीजिए कि उस आरोपी ने कोई फर्जी डिग्री हासिल कर रखी है या कोई अवैध मकान बना रखा है तो इस मामले में भी एक्शन लिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई सांकेतिक होती है, समाज में एक संदेश देने के लिए होती है। संदेश ये है कि सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। यहाँ तो प्रशासन किसी और ही चीज को लेकर गंभीर है। प्रशासन धर्म मुद्दों के मामले में पड़ के घरों को तोड़वा रहा है। अपराध के प्रति उनका रुख कड़ा होना चाहिए प्रशासन का। हालांकि बुलडोजर से सुनिश्चित कर लिया जाता, बुलडोजर जब ये से संपत्ति गिराने की जो कार्रवाई तभी होती है जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि निर्माण अवैध है। इस तरह की कार्रवाई का मुख्य मामले से संबंध नहीं होता है, उसकी सुनवाई अलग चलती है। आपको जब ये लगता है कि किसी की संपत्ति अवैध है तभी आप उसके संपत्ति को गिरा सकते हैं। अगर कोई अपराधी, यहाँ तक कि अगर हत्यारा अपराधी भी है तो उसके लिए उसकी संपत्ति में उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। उसकी ये देखा जाता है कि संपत्ति अवैध है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो क्या आप उसके घर वालों को सड़क पर लाके खड़ा कर देंगे? ऐसा तो कहीं भी कुछ लिखा नहीं है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। खैर, आगे इसी पे एक लाइन हमें याद आ गई कि जिस तरह से शिवराज चौहान ने काम किया है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमने तरस नहीं खाया बस्तियां जलाने में। ये बात बहुत समझने वाली है। अब बात करते हैं इस बारे में कि इतना सब कुछ होने के बाद किस तरीके से एक तरफा मुसलमानों के मकानों को जलाया गया है, किस तरह से उन्हें मारा गया है। क्या इसका कोई प्रशासनिक जवाब वो देंगे, उन्हें देना चाहिए या नहीं? वाकई हम इस देश में रह रहे हैं, क्या हमें इस पे गर्व करना चाहिए अब की नहीं? ये बात समझ में नहीं आती है। संविधान को क्योंकि हाशिए पे रख दिया गया है और इसको लागू करने की जिम्मेदारी संस्था ने जो ली है उसने आंख मूंद दी, क्योंकि इसको लागू करने वाले जो लोग हैं उसकी जिम्मेदारी भगवाधारियों के हाथ में चली गई है। भगवाधारी जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से लोगों को तमाशा दिखाते हैं और सारे के सारे लोग, मतलब यहाँ तक कि इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो लोग हैं उनको राजद्रोह में फंसा दिया जाता है और एक बड़ी आबादी जो है खामोश होकर तमाशबीन बन जाती है, यानी कि लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग क्या कर रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये बात मेरी समझ से बाहर निकल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब न्यायालय और न्याय अतीत की बात हो गए हैं। आप एक ठग समाज में रह रहे हैं, ऐसा लगता है। पूरी तस्वीर साफ है जिस तरीके से कि अब हम एक ठग समाज में रह रहे हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून चल रहा है। बहुसंख्यकों के पास पराक्रम है, इसलिए उनके पास अधिकार है। इसमें भरपूर सहयोग करने के लिए संविधान रूप से सशक्त पुलिस बल सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। सरकार पूरी तरह से हिंसा और नफरत को अपने मौन समर्थन से इस देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रही है। गृह युद्ध की तरफ जब ये देश को ढकेल रही है तो इससे हालात बहुत ही भयावह और गंभीर होंगे।
तो सीधी सी बात यह है कि इस देश को बचाने के लिए मीडिया का ये काम है कि वो खबरों को सही तरीके से दोनों पक्ष की तरफ से पेश करे जब भी करे, और न्यायालय इस मामले पर अपना मौन तोड़े और इस तरह का जो जहर पूरे समाज में फैल रहा है, पूरे भारत में जो फैल रहा है, इस जहर को रोकने के लिए न्यायालय किसी फैसले पर आए और अपने मौन से वो बिल्कुल अपना मुंह खोले और अदालत में फैसलों को रखे, कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, बात करेंगे अगले राजनीतिक मुद्दे पे। लेकिन जाने से पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस एमटीएस रिपोर्टिंग के चैनल को, जो कि यूट्यूब पे चल रहा है इस वक्त, आप सुन रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज़ आपसे अपडेट मिल सके मुझे, और आपको और मुझे भी कुछ आपसे भी बात करने का मौका मिले। इसके साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।